خود میں بھی یہ چاہتا تھا کہ باتیں بہت ساری ہیں، مثال کے طور پر ہزار طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، تو اس لیے میری خواہش بھی تھی اور میں آ بھی گیا آج آؤں اکثر چوندو आहियां कि हिकु फैमिली हिकिड़ो शाइर बर्दाश्त करे थी सघे, माना हिकिड़ो ख़ानदान हिकिड़ो शाइर बर्दाश्त करे थो सघे। आउं माना 6 क्लास खां ई निकिरियोसि पंहिंजे घरां जी पढ़ण जे लाइ, पढ़ाई त लाइ थई या न थई, लेकिन आउं पढ़ाई जा निकितोसि, पोइ कोट तूं में आं, पोइ वरी बदीन अचियोसि, हैदराबाद रहियो आं, मेहरान यूनिवर्सिटी मां पढ़ियो आं, मुंहिंजी माना हुते आहे इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आहे। पोइ आउं इहो कयो हली वियुसि बहावलपुर इस्लामिया कॉलेज, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, होॾां हलियो वियुसि, त हुतां मां MA कई, वरी लाहौर में MPhil उर्दू। हीअ त हुयो तालीम जो सफ़र, ऐं हिन सारे सफ़र में सिर्फ़ु तालीम कोन हुई, बाक़ी सभु कुझु हुयो। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों को ये कम पता होगा, हमारे आजकल के नौजवान है ना मायूस जल्दी हो जाते हैं, किसी ने कोई जुमला कह दिया कोई, तो फिर वो फील्ड छोड़ देते हैं। कम दोस्तों को पता होगा, जैसे मैंने तेजी भाई के हवाले से थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की। बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो जिसके साथ बंदा बैठा हो तो उसके हवाले से थोड़ा बहुत हाव नाव होनी चाहिए। 2007 गालबन वो दौर था जब हैदराबाद में उन्होंने पहले मुशायरे में गज़ल या शायरी वगैरह पढ़ने की कोशिश की, और इत्तेफाक ये देखिए कि वहाँ पर लाइट चली गई, इनको शायद मौका न मिला, और वो जैसे कहते हैं कि फिर चरागों में रोशनी न रही। तो तेजीब भाई उस पर बहुत रोए भी थे। अगर उस दिन ये रोकर खामोश होकर बैठ जाते तो शायद इतनी मोहब्बतें समेट न पाते। तो नौजवानों के लिए ये भी एक बड़ा मैसेज है कि भाई जितनी तनकीद हो या इस तरह के मौके ना मिलें, मायूस नहीं होना है, आगे बढ़ना है। इसके हवाले से अगर आप भी नौजवानों को कुछ बताएं तो। असल में तो ये बातें तो कोई एक कामयाब आदमी करे ना, कि मैं थोड़ा सा नहीं, मुझे तो आज तक ये पता नहीं चला कि नाकामी क्या होती है और कामयाबी क्या होती है। मुझे अभी तक तो ये पता नहीं लगा। हाँ, इतना काफ़ी है कि जब दोस्त मोहब्बत करते हैं, मैं ये समझता हूँ इससे ज़्यादा जो है आपको कोई फील्ड नहीं दे सकती जितना आपको शायरी देती है। तो बस काम आप जो भी करें, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप अपनी मर्जी का काम चूज कर लें। इतनी सारी फील्ड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी का काम चुनें, जो भी आपका दिल करता है, लेकिन उस फील्ड में फिर आप जैसा ना हो, कोई भी ना हो। हमारे बावलपुर में एक दोस्त है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, वो ना की मेकर था, चाबियां बनाता था, ताला खोलता था। तो उसके बारे में एक कहा जाता था कि वो बैंक के ताले भी खोल लेता था, और उसको वो ऐसे आंखें डालता था और ताला खुल जाता था। तो उसने एक काम चूज किया और उसमें उस जैसा कोई नहीं था। दुनिया में जो भी काम करें, अपनी मर्ज 4 साल सोच लें, लेकिन उसके बाद फिर उस काम में आप जैसा कोई ना हो। बस मैं ये कहता हूँ। तो वही अगर उस दिन तहसीब भाई जो हैं जब रोए भी, मुशायरा ना पढ़ सके, कोई टेक्निकल वजह से या फिर तनकीद भी हुई होगी, तो उस दिन कभी आपने ये सोचा था कि आगे चल के आपको इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिलेगा? हमने कम ही देखा है, ये मुँह की तारीफ नहीं, कि ज़िंदगी में किसी शायर को इतना प्यार मिले, इतना मान मिले, इतनी इज्जत मिले जो तहसीब भाई आपके हिस्से में आई। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैंने इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि किसी शायर को इतनी मोहब्बत उसकी ज़िंदगी में मिल जाती होती है। मुझे नहीं था पता, और ना तारीख में कभी हमने देखा या सुना। अब आप जॉन एलिया और अहमद फराज साहब का अगर जिक्र करें, तो उनको ये इतनी सारी मोहब्बत तो उनके मरने के बाद मिली है। उनकी ज़िंदगी में कम ही ऐसा था। मैं भी कोई कंपैरिजन नहीं करता, मैंने कोई तीर नहीं मार लिया, मैं तो अपना काम कर रहा था, और उसी काम करने की वजह से लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा, मैंने चाहा भी नहीं था, और मुझे अभी तक समझ नहीं लग रही मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने कुछ नहीं सोचा था। ये आपका बड़ा फन है। और फिर अगर नौजवान काफ़ी हैं जिनको शायद पता ना हो कि तहजीब से तहजीब हाफी का जो सफ़र है ये कैसे शुरू होगा तहजीब भाई? ये मुझे बचपन से ही शायरी से मोहब्बत थी, शेर से मोहब्बत थी, बस पढ़ता था, पागलपन था। मतलब मैं शायर कोई भी होता है ना, तो वो कोई भी काम आम तरीके से नहीं कर सकता, वो बहुत जज्बाती होता है चीज़ों को लेके। लोग आपने हमेशा सुना होगा कि शायर के यहाँ शिद्दत ज़्यादा होती है, उसके यहाँ कोई भी जज्बा होगा वो शदीद होता है। तो मुझे बस
पन था शायरी का। मैं दिन रात सुबह शाम, मुझे कम से कम 22 साल हो गए हैं कि आज भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब मैं कोई मिसरा दोहराऊं ना, या जब मैं मिसरा ना पढ़ रहा हूँ। तो बस वो पागलपन था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में इतना आगे चला जाऊंगा कि मेरे ऊपर लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और मुझे मुशायरे भी पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। बस मुझे शायरी से मोहब्बत थी। कोई नहीं सुन रहा था तब भी मैं शेर कह रहा था, अब लोग सुन रहे हैं मैं कह रहा हूँ, आप नहीं भी सुनेंगे मैं फिर भी कहूँगा। वाह वाह, ये एक मोहब्बत होती है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त हैं, जाहिर सी बात है वो सोच रहे होंगे जो बहुत ही अच्छा पढ़ना भी ज़रूरी होता है, तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपके ख्याल में? आप कितना पढ़ते हैं? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता जितना पढ़ना चाहिए। स्टार्ट में मैंने सारी शायरी पढ़ी, लेकिन अगर आप शायर हैं ना तो शायरी आप खामखा पढ़ेंगे, क्योंकि शायरी पढ़े बगैर आप रह नहीं सकते। लेकिन अगर आप नसर पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उससे मतलब आपको पता नहीं चलता कि आपको इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि एक किताब उठाई और उस किताब में से जो कुछ उन्होंने पढ़ा उसी पे शेर कह दिया, वो फौरी जो शेरी वारदात होती है, उस तरह से नहीं। बस आप पढ़ते जाएं और उसको अपने अंदर बसाते जाएं, तो फिर जो शेर होता है उसमें असल में तो शेर आते हैं आपके शऊर और लाशऊर से ना, कहीं शायर शेर तख्लीक करता है कहीं अदम से ना, किसी और ही दुनियाओं से शेर लेके आता है। उसके पास जितना उसके लाशऊर में मुताला ज़्यादा होता जाएगा उतना शेर अच्छा होता जाएगा। तो आप इस पर बिलीव करते हैं कि इससे ये शायरी जो है एक नुज़ूल है या नाजिल होती है, वो वाली चीज़ है? नहीं, नजूल ये 10% मैं समझता हूँ, कोई इख्लाफ भी रख सकता है। मैं कहता हूँ 10-15% तो ये होता है नजूल, यानी आपको कोई मिसरा आ गया जहन में और उस मिसरे के ऊपर आपने काम शुरू किया, और बाकी जो है मेहनत है, मेहनत करनी पड़ती है। ये अगर कोई ये समझता है कि ये इल्हाम है, तो इल्हाम तो मैंने बताया यही होता है। एक हमारे मैंने कहीं पढ़ा, एक शायर थे, वो कहते थे कि मुझे दुख होता है कि जिन मिसरों को सीधा करते हुए मेरे सफ़ेद दिन सियाह रातों में तब्दील हो गए, लोग उसको इल्हाम कहते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि शायरी और मोहब्बत कहा जाता है कि लाजिम और मलजूम हैं, तो शायरी के लिए मोहब्बत करना ज़रूरी है या मोहब्बत के लिए शायरी करना? बस आपने पहले कहा कि लाजिम और मलजूम चीज़ें, मैं कहता हूँ कि दुनिया में हर आदमी मोहब्बत करता है, ठीक है, हर आदमी मोहब्बत करता है, और शायर ज़रा आम लोगों से ज़्यादा करता है। तो ये तो तय है ना, मोहब्बत के बगैर तो ये सब कुछ हो नहीं सकता। तो ज़्यादा करता है, तो आप क्या कहेंगे कि मोहब्बत बार बार करने वाली चीज़ है या मोहब्बत वो जो कहा जाता है कि बस किसी एक ही शख्स से होती है? वो निज़ार कबानी से किसी ने पूछा था कि आपने ये सारी गज़लें या नज़में किसी एक लड़की के लिए लिखी हैं, तो निज़ार कबानी साहब ने कहा था कि अगर मैं किसी एक लड़की के लिए लिखता तो सिर्फ एक नज़्म लिखता। तो इससे तो बहुत सारी जो महबूबाएं होंगी उनका दिल भी तो टूटता होगा। ऐसा नहीं है, मतलब मैं उस दिन एक इंटरव्यू में ये बता रहा था कि शायर के साथ या किसी भी आर्टिस्ट के साथ उसकी आप जब तारीख उठा के देखेंगे, उससे मुतल्लिका औरतें या उसके साथ जो ख़वातीन रह चुकी होती हैं वो उसके साथ रहती हैं, तो वो उनको किस तरह से उनके साथ उस ताल्लुक़ को निभाता है ये उस पर डिपेंड करता है और उसका मसला है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शायर की ज़िंदगी में जब उसकी कोई पसंदीदा औरत आती है तो फिर उसके मैंने कहा था कि वो आके शायर का ज़माना रोक लेती है, वो उसकी तारीख महव कर देती है, वो उसका ज़माना रोक के अपने ज़माने चला देती है। फिर उस शायर की किस्मत का सितारा उस लड़की की हथेलियों से निकलता है और उसके आंखों में गरूब हो जाता है। फिर सारा कुछ वही होता है, और फिर वो किसी दिन मुंह मोड़ती है तो शायर नज़में जनता है जिस तरह औरतें बच्चे जनती हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ज़्यादा देर आपके बीच में दीवार नहीं बनना चाहूँगा, मुझे पता है कि आप उनको सुनने आए हैं उनकी शायरी, तो थोड़े थोड़े से सवाल हैं। हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि मज़ाहमत के बग़ैर जो शायरी है वो जहन की अयाशी है, तो इसको आप कैसे समझते हैं? अब
कीजिए दोबारा। जी, मेरा सवाल ये था कि कहा जाता है कि मज़ाहिमत, क्योंकि जो दौर चल रहा है उसमें मज़ाहिमत के बगैर जो शायरी है वो जहन की अयाशी है, तो हम मोस्टली आपकी जो शायरी देखते हैं उसमें रोमांस ज़्यादा है, रोमांटिक शायर के तौर पर आपकी पहचान है, तो मज़ाहिमती शायरी को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं कभी भी मज़ामती शायरी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जब भी कोई एक शायर आता है जो लिखना स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट मोहब्बत की कोशिश करता है, मोहब्बत से भरी कुछ शायरी लिखे, लेकिन उसके बाद जो बाकी हमारे शोरा उसको ये बताते हैं कि ये कोई काम नहीं है, और फिर वो अलग अलग मौज़ूआत की तरफ चला जाता है, कोई फल्कियात की तरफ चला गया, कोई मज़ामत की तरफ चला गया, लेकिन बस वो मोहब्बत को हमेशा से ना वो इब्तदाई शायरी ही नसीब हुई है शायरों की। तो मैं कभी भी मज़ामती शायरी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर रोमांटिक पोइट्री कह लें वो करता हूँ। अच्छा, फिर कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि लोगों को अभी तक रोमांटिसिज्म का पता भी नहीं चला ये होता क्या है। मिसाल के तौर पर मज़ामत, जो आप एक मोहब्बत भरा शेर लिखते हैं उसमें भी मज़ामत हो सकती है। हमारे यहाँ सराइकी कल्चर से, ज़ाहिर मैं बलोच हूँ, सराइकी कल्चर से हमारा वास्ता है, तो वहाँ हम झूमर खेलते हैं, तो वो झूमर भी मज़ामत है। एक मलाह कश्ती चला रहा है, वो भी मज़ामत है। मज़ामत की शक्लें बहुत होती हैं, लेकिन मेरी अपनी पसंद यही है। मैं असल में चाहता था कि लोग शायरी रिलेट कर सकें। जब लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो सुन क्या रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी लिखते जाओ। असल मसला तो इबलाग का है। अगर अरस्तु की बात लोगों तक ना पहुंचती तो अरस्तु था ही नहीं। असल तो इबलाग जरूर, जब आप अपनी बात लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। और मैंने ये शुरू इसलिए किया था, मैं चाह रहा था कि लोग तंग आ चुके थे, लोग शायरी सुनते थे, मुश्किल अल्फाज वाली शायरी वो मुझे सबसे ज़्यादा आती है, वो सारा कुछ, लेकिन लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते थे। मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो है हर आदमी के लिए होती है। अगर कोई एक थका हुआ लड़का कॉलेज से आया या कोई एक मजदूर आया थका, उससे आके, अब ज़माना चेंज हो गया है, उसने मोबाइल पे कोई रील खोली है, कोई वीडियो खोली है, उसमें एक शेर उसने पढ़ा है और वो कहीं अपनी पुरानी किसी याद में खो के सो गया है, तो इससे ज़्यादा आप शायरी से क्या काम लेना चाहते हैं? कि हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिजर से बचने के मंतर आ गए, हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिजर से बचने के मंतर आ गए, मैंने तुमको अंदर आने का कहा, तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए। और एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घूमा हूं कि चक्कर आ गए, और मैं उसे तन्हा समझता था मगर, मैं तुझे तन्हा समझता था मगर तेरे कहने पर तो लश्कर आ गए। वाह वाह वाह, तो कुछ और भी सुनाते जाएं। मेरे ख्याल में आपकी शायरी, हाँ, 2 शेर हैं, ये ताज़ा शेर हैं, निस्बतन ताज़ा हैं। नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा, किसी से मिल के बहुत देर बाद अच्छा लगा, तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। और तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। तिजोरियों पे नजर और लोग रखते हैं, मैं आसमान चुरा लूंगा जब भी मौका लगा। और शेर है कि मैं सर से पांव तलक दश्त हूँ मोहब्बत का, ये तेरी मर्जी है खैमा लगा के पौधा लगा। तुम्हें मोहब्बत पे है दस्तरस बहुत, वो भी अगर हो जाए तो मोहब्बत बड़ा, वो तो आशिकों का तराना है वैसे। वो सुना था, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। आपसे पहले भी ये पढ़ रहे हैं ना, इससे अंदाजा लगा। अब तेजी भाई जो पढ़ेगा, शायद फरमाइश आई थी मरियम की, मरियम भी बड़ा मशहूर हुआ, वो भी मैं सुनाता जी। देखते हैं कि किस किस को ये याद भी है यहाँ से भी। मैं उससे पहले एक और गजल सुनाता हूँ। जी, उससे पहले। उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। वाह। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। और न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में,
न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिलेंगे। वाह वाह तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है हाफी, हम एक दिन तेरे बाजुओं में मरे मिलेंगे। वाह 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 वाह, शानदार। तो और तेजी भाई से आप क्या सुनना चाहेंगे? हाँ जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार। जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। अब इतनी देर भी ना लगा ये ना हो कहीं तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो। वाह मैं फूल हूं तो फिर तेरे बालों में क्यों नहीं, तू तीर है तो मेरे कलेजे के पार हो। एक आस्तीन चढ़ाने की आदत को छोड़कर हाफिज आदमी तो बहुत शानदार। वाह वाह वाह। मैं ना एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ, ये कम लोगों ने सुनी है। ये नज़्म है, जरा इसको खामोशी से सुनिएगा। मुझे बहुत है कि मैं भी शामिल हूँ तेरी जुल्फों के ज़ायरीनों में, जो अमावस की काली रातों का रिस्क बनने से बच गए हैं। मुझे बहुत है कि मैं भी शामिल हूँ तेरी जुल्फों के ज़ायरीनों में, जो अमावस की काली रातों का रिस्क बनने से बच गए हैं। मुझे कसम है उदास रातों में डसने वाले यतीम सांपों की जहर आलूद जिंदगी की, तेरे छुए जिस्म बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं। तेरे लबों की खफीफ जुम्बे से जलजलों ने ज़मीं का ज़ेवर उतार फेंका। तेरी दरख्शां हथेलियों पर बदलते मौसम के जायचों से पता चला है कि इस ताल्लुक़ की सरजमी में ख़िज़ां बहुत देर तक रहेगी। मैं जानता हूँ कि मैंने ममनू शाहराहों से होके ऐसे बहुत से बागों की सैर की है जहाँ से तू रोकती बहुत थी। ये हाथ जिनको तेरे बदन की चमक ने बरसों निढाल रखा, हराम है कि इन्होंने शाखों से फूल तोड़े हों या किसी पेड़ के लचकदार बाजों से किसी भी मौसम का फल उतारा हो। और अगर ऐसा हो भी जाता तो फिर भी तेरी सरिश्त में इंतकाम कब है, अभी मोहब्बत की सुबह रोशन शाम कब है। ये दिल के शीशे पे पड़ने वाली मलाल की धूल साफ कर दे। मैं तुझसे छुप कर अगर किसी से मिला तो मुझको मुआफ कर दे। मैं बद सोचे ना जो तेरे होमन या कहीं दे होमन या खुद ही होमन दी खेत विच मैं किता खड़ा हाँ। मैं बद सोचे ना जो तेरे होमन या मैं बद सोचे ना जो तेरे होमन या कहीं दे होमन या खुद ही होमन दी खेत विच मैं किता खड़ा हाँ। मैं पिछले सफरे ते तय से बहु लोग गाल आया, पते हो किथन वो मर गए हैं या जींदे होसन, मैं सारी धरती खंगाल आया। अगर वो जीनन ते मन दे मंदिर ते मूंह दा जड़ा दोल वजदे दोल क्या है, अगर वो मरगन वलाए गुम थे दी गोल क्या है। ए बार जो मेरे हाथ लाथे मैं कैकू आखा, जो ढोल सीना फरोल क्या है। तो हूं तो हर कोई खुदा दी मर्जी दे अगो चुप है, ए जिंदगी सिर्फ सिक दी धुप है। जे तू भी बाही दी छा ना कीती ता पिछे मरदा, तू खिल के दे दी मैं बर्फ थी वैना, तेको पते मैं तैं ते ठरदा। वाह 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 वाह, थैंक यू। पता है मैं तय तय ठहरदा। शानदार। अच्छा तेजी भाई, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, ये हमने सराइकी वसैल में स्पेशली देखा है कि बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, लोग शायरों पर नोट निछावर कर रहे होते हैं और मुशायरे जो हैं, अब कहा जा सकता है कि हमारे शायर जो हैं उसकी फीस भी ले रहे हैं। इस सारे सफ़र को आगे बढ़ाने में कितनी दिक्कत है, क्योंकि सिंध में तो हम देखते हैं मज़ा है, ये कोई दिल पर ना ले। अगर कोई कहता है कि मैंने यार कुछ लिखा है आपको सुनाऊं, तो बोलता है आगे में खिलाएगा क्या, मुझे पिलाएगा क्या। तो इसको और मुशायरों के लिए जो है टिकटें बिकना या शायरों पर नोटों की निछावर होना, ये माहौल पहले से था वसैब में या आप दोस्तों ने बनाया जो आपके दोस्त हैं? नहीं, ये पहले बिल्कुल नहीं था। तो हमने खुद कम से कम कोई 300-400 मुशायरे फ्री पड़े होंगे। तो मैं इनको बता दूं कि आप मुझे क्या पे कर रहे हो, फिर आपको पता लगा। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया की हर चीज़ जो है कमर्शलाइज हो जाती है, ठीक है। एक नात खां जो है वो 10-10 लाख ले लेते हैं, 5-7 लाख। ये एक ऐसी बात थी जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ता भी था कि यार शायरों को क्यों नहीं, शायरों को क्यों कहते हैं कि बस ठीक है असा को रुखसत करो वाला, रुखसत करो गद आयो बस हलो खैर आता हूँ मसलो। तो ये एक तरह की ज्यादती थी और मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया अपनी तरफ से, लेकिन मैं अकेला भी क्या कर सकता था। तो कुछ मसाइल खुद शायरों के अपने भी हैं, मतलब उनको नहीं जाना चाहिए। ये एक अपनी तरह से हम इस पे काम कर रहे हैं। ये लोगों के जहन में ये बात डालनी चाहिए कि शायरों को कुछ देना चाहिए और फूल थोड़ी पकते हैं। और अब हम कह सकते हैं कि अगर
शायरी अच्छी हो तो शायरी से भी घर चल सकता है। अब ऐसा हो सकता है, पहले मुश्किल था। तो ऐसा है कि जो मुझे तो वो जो पैसे फेंकते हैं सिंगर वगैरह पे, मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये शायरों के साथ शुरू हो जाना तो हमारा काम सही चल जाए। देखे इनमें से कोई है ऐसा? अभी थोड़ी लूंगा इनसे, लेकिन मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। अच्छा, तो ये सारा माहौल अगर वो रिवायत आपने शुरू करनी है ना, किसी दिन एक वीडियो प्लान करते हैं, मैं मुशायरा पढ़ूंगा, आप में से कोई बंदा पैसे ले आए, वो आप फेंक देना, फिर अपने अपने वापस भी लेना, वो मसला नहीं है। वीडियो वायरल हो जाएगी तो फिर जब बाहर कहीं मुशायरे पढ़ेंगे दुबई में, अगर उन्होंने कोई रियाल वगैरह फेंके तो काम हो जाना। तो एक इस तरह का कोई प्लान बनाते हैं। तो अच्छा, तो जैसे दुबई का आपने जिक्र किया, मोस्टली हम देखते हैं आपके मुशायरे कतर में, कभी दुबई में हो रहे हैं, और आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके सबसे ज़्यादा जो मदाह हैं, चाहने वाले, वो इंडिया में ज़्यादा हैं, लेकिन उनके लिए आपको नेपाल में जाके मुशायरा करना पड़ता है, हम जा नहीं सकते। तो आप समझते हैं कि मुल्कों के दरमियान इस तरह की चीज़ भी होनी चाहिए कि एक दूसरे के आर्टिस्ट भी आ जा ना सकें? कुछ ये जब मैंने कहा ना कि इंडिया में एक दो दफ़ा मैंने कहा इंडिया में फैन ज़्यादा, तो मेरे कुछ दोस्त नाराज़ हो गए। तो मैंने कहा यार उधर आबादी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा है, ये थोड़ी कि तुम लोग मोहब्बत कम करते हो। तो हमारा तो चारा नहीं है आपस के जो हम जब हालात बेहतर हों, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आर्ट जो होता है वो कहीं, आप सबको ये पता है, पुरानी बात है, क्लीशे है, आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो और हम वहाँ जा सकें, उनसे मिल सकें और मुशायरा पढ़ें। तो बाहर जाते हैं तो मोस्टली जो वहाँ के अगर नौजवान मिलते होंगे तो क्या किन ख्यालों का इजहार? मैं अगर उधर गया तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो गुलजार जावेद अख्तर साहब ने कही। क्या कह रहे हैं, और दूसरा क्या पूछ रहे हैं? यही था कि आप बाहर जाते हैं तो पड़ोसी ममालिक, हम तो ये कहते हैं, या हम हिंदुस्तान कह सकते हैं, उनके जो आपके मदाह हैं मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनकी ख्वाहिश तो होती होगी कि आप वहाँ पर आएँ, कोई प्रोग्राम करें, मुशायरा पढ़ें। हाँ, मुझे बहुत सारे, मतलब इनफैक्ट इन दिनों में भी इंडिया के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर ने मुझे ये कहा है कि हम प्लान कर लेंगे वीज़ा भी, आप सिर्फ आएँ। अब चूँकि पिछले 7-8 साल से वहाँ कोई गया नहीं और मैं अकेला चला जाऊँ इसी चक्कर में कि यार मेरे मदार ज़्यादा हैं उधर, खुदा न खास्ता कुछ आगे पीछे मामला हो, तो इस वजह से मैं नहीं जा रहा। जैसे ये मामला बेहतर होंगे फिर मैं इवेंट करूँगा। मैंने खुद ये सोचा हुआ है कि मैं खुद ही ऑर्गेनाइज करूँ इवेंट, ताकि अगर कुछ बच सका हो तो ठीक है। और आप करते भी हैं, लाहौर में जैसे इवेंट करते हैं, अभी अपने इलाके में भी ताज़ा 19 फरवरी को आपका इवेंट था, तो शायरी को प्रमोट करने के लिए जो भी आपकी एक कंट्रीब्यूशन वो तो हमारी एक ऐसी तंजीम है जिससे हम कमा कुछ नहीं रहे, सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है। मतलब ये पहली एक कंपनी होगी दुनिया की जो जिस दिन बनाई गई थी आज तक घाटे में ही जा रही है। हो सकता है उसी कंपनी के कोई दोस्त आपके बराबर में भी बैठे हों। आप भी वही काम कर रहे हैं, और वो काम तो सिर्फ इसलिए है कि जो हमारे सीनियर्स ने, कई लोग नाराज़ होते हैं बहुत ज़्यादा अपने सीनियर से, हम, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी सीनियर से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम आने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करें, उनको एक प्लेटफॉर्म तो उनके लिए बनाओ, फिर उनकी आगे किस्मत है। अभी पिछला जो मुशायरा हुआ था उधर से हमने थर से मीर, एक लड़का है बिल्कुल नौजवान, उसको बुलाया था स्पेशल, और इस तरह हम लोगों को कहते हैं कि शेर कौबत, सही शायरी से, आर्ट से वाबस्ता। तो अब क्या सुना रहे हैं हमें? बातचीत भी होती चले और कुछ सुनाते भी जाएं। क्या दें बा? मैं कुछ सुनाता हूँ जी। ये इश्क वो है जिसने बहरो बर खराब कर दिया। वाह। ये इश्क वो है जिसने बहरो बर खराब कर दिया, हमें तो इसने जैसे खास कर खराब कर दिया। मैं दिल पे हाथ रख के तुझको शहर भेज दूं मगर तुझे भी उन हवाओं ने अगर खराब कर दिया। मैं दिल पे हाथ रख के तुझको शहर भेज दूं मगर तुझे भी उन हवाओं ने अगर खराब कर दिया। किसी ने पींग डाल कर, किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डाल के मोहब्बतों की आड़ में शजर खराब कर दिया। शेर है कि तेरी नजर के मैं कदे तमाम शब खुले रहे, तेरी शराब ने मेरा जिगर खराब कर दिया। मुसलसल वार करने पर भी जरा भर नहीं टूटा, मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा। मुसलसल वार करने पर भी जरा भर नहीं टूटा,
मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा, तेरे टुकड़े मेरी खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं, नसीब अच्छा है मेरा तू मेरे अंदर नहीं टूटा। वाह वाह, तेरे टुकड़े मेरे खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं, नसीब अच्छा है मेरा तू मेरे अंदर नहीं टूटा। हम उसका गम भला किस्मत पे कैसे टाल सकते हैं, हमारे हाथ में टूटा है वो गिर कर नहीं टूटा। वाह 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 वाह। आई लव यू। भाई सिंधी में आऊं पाण सिंधी करे लिखी कोने आऊं ॿुधंदो आहियां ऐसे अगर लिखा है तो जरूर ॿुधायो। एक और नाम सुनिए। मोहब्बत मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीने में भरने को तैयार हो। मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीनों में भरने को तैयार हो, घुट के जीने से बेदार हो। मोहब्बत कभी एक से या कभी 101 लोगों से होने का ऐलान एक साथ करती है, इसमें कहीं उम्र की जिन्स की कोई कदगन नहीं। मोहब्बत किसी बेंच पर एक मर्द और औरत में खाई हुई एक अधूरी कसम है। मोहब्बत में मर जाना मरना नहीं, मोहब्बत तो खुद देवताओं का पुनर्जन्म है। मोहब्बत किसी राहिबा की कलाई से उतरी हुई चूड़ियों की खनक है। मोहब्बत किसी एक मुर्दा सितारे को खैरात में मिलने वाली चमक है। मोहब्बत पे शक तो खुद अपनी ही हस्ती पे शक है। मोहब्बत तो महबूब के कद्दो कामत से जन्मी हुई एक अलामत है और तेज बारिश में सहमे हुए हाथियों पर बड़ी छतरियों की तरह है मोहब्बत। सर्द मुल्कों में वापस पलटते हुए अपने जख्मी परों से खला में लहू की लकीरें बनाती हुई मूंज है और दिल के जमीनों को सैराब करती हुई नहर है, कहर है, जहर है जो रगों में उतर कर बदन को उदासी के उस शहर में मार कर खैर आबाद कहती है जो कैलविनों ने बस ज़हन में ही तसव्वुर किया था। मस्जिदों में सिपारों को सीनों में महफूज करती हुई बच्चियों को खुदा से डराते हुए मौलवी का मकर है मोहब्बत। कलीसाओं में रूसी अखरोट की लकड़ियों से बनी कुर्सियों पर बुजुर्गों की आंखों में मरने का डर है मोहब्बत। मोहब्बत ज़हीनों पे खुलती है, इसको गबी कुंद जहनों से कोई इलाका नहीं। मोहब्बत को क्या कोई अपना है या गैर है, आदमी इसमें सब कुछ लुटा के भी कहता है चल खैर है। वाह 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 वाह। तजा मुझा अजण तक चई वधे हैं, तजा मुझा अजण तक चई वधे हैं, मोहब्बत विच वडे धक चई वधे हैं। वाह वाह। तजा मुझा अजण तक चई वधे हैं, मोहब्बत विच वडे धक चई वधे हैं। तोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन, असा मूंढे ते बैठक चई वधे हैं। तोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन, असा मूंढे ते बैठक चई वधे हैं। बलोच हासे पते क्या था अचानक, उन्हें जूती ते अजरक चई वधे हैं। वाह। ढोलक चई वधे हैं। रले रावण जा कसमा चेंदा रह गए, जंदी शादी ते ढोलक चई वधे हैं। एक एझी डैण टकरी हई असाकू, अजा तई जिस्म ते चक चई वधे। आईने आंख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था। एक याद बसर करती थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पाता था। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी। रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन बन जाता था। मैं रब से राब्ते में रहता, मुमकिन है कि उससे राब्ता हो। मुझे हाथ उठाना पड़ते थे तब जाके वो फोन उठाता था। मुझे आज भी याद है बचपन में कभी उस पर नजर अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल बन जाता। अभी एक दो शेर मैं कुछ और सुनाता हूँ जो आप लोगों को ज्यादा पसंद आए, वो आप ही के मसाइल हैं असल में। धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना, अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना। तुमको दूर से देखते देखते गुजर रही है, मर जाना पर किसी गरीब के काम ना आना। हाँ बिस्मिल्लाह। जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। मैंने अब तक जितने भी लोगों में खुद को बांटा है, बचपन से रखता आया हूं तेरा हिस्सा एक तरफ। एक तरफ तुम्हें जल्दी है उसके दिल में घर करने की, एक तरफ वो कर देता है रफ्ता रफ्ता एक तरफ। और तेरी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी, वरना
पाँव की ठोकर से कर देता था मैं दुनिया एक तरफ। तो मुझे सिंध लिटरेरी फेस्टिवल का ये अच्छा लगा, मुझे पता है कि आप लोगों ने किस तरह ये सिलसिला शुरू किया था, और इसकी सबसे ख़ास बात यही है कि आप कम अज़ कम कोई बात तो हो, नहीं तो हज़ारों सेशंस गुजर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहना क्या चाह रहे हैं या बताना क्या चाह रहे हैं लोगों को। तो ये तो बहुत उम्दा काम है, मुझे बहुत पसंद आया, और बाकी सेशन तो मैं अटेंड कर नहीं सका, इंशाल्लाह अगर रहा तो करूँगा अभी। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, और इन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। और आखिर में वो आपको सिंध की अजरक जो है, सिंध का